मान लीजिए 10th क्लास के बाद कोई बच्चा ये एपिसोड देखने के बाद चाहे कि वो भी फॉरेंसिक साइंस फील्ड में आना चाहता है, तो उसको क्या उसका करियर रोड मैप होना चाहिए सर? अगर वो आउट ऑफ द बॉक्स अपना कोई करियर बनाना चाहता है तो फॉरेंसिक साइंस एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि वो इनकैश कर सकता है। मैं हमेशा बच्चों को रेकमेंड करता हूँ आप मैथ और बायो दोनों लीजिए। यूपी गवर्नमेंट ने भी एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट खोला है, उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस। हमारी एक गलती से किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। क्राइम दो ही तरह के होते हैं, सिंपल क्राइम और कॉम्प्लेक्स क्राइम। कोई अगर फॉरेंसिक साइंस की फील्ड में आ रहा है तो उसको लॉ की कितनी जानकारी होनी चाहिए? फॉरेंसिक विद लॉ विल नेवर अ फ्लॉ। हमारे देश में नया कानून आ गया है 1 जुलाई 2024 से। आज के टाइम पे जो लाइव रियल इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं उसमें आप लोगों के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? लाइव लर्निंग उनको एक्चुअल केसेस पे मिलती है, फिर वो रियल पोस्टमार्टम देखने जाते हैं। 2008 में हमारे पास क्वेरी सबसे पहले मॉरिशस से आई कि दे वांट्स टू लर्न। कभी कोई ऐसा केस आया सर जिसने आपको इमोशनली काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया हो या अंदर से झकझोर कर रख दिया हो? एक बच्ची अपना जेंडर चेंज कराने के लिए अपने पेरेंट्स के अकाउंट से 12 लाख रुपए ट्रांसफर कर देती है। साइबर पेरेंटिंग आज की डेट में सबसे रिक्वायर्ड है कंट्री लाइक इंडिया। कभी कोई ऐसा केस आपके पास आया सर जिसमें आपको प्रेशर डाला गया हो बायस होने के लिए? बहुत सारे केसेस आते हैं सर। बोथ द पार्टी नोज द ट्रुथ, ओनली द जज इज ऑन द ट्रायल। तो क्या कोई ऐसे भी केसेस आपके सामने आए हैं जहां पर फोरेंसिक साइंस की नॉलेज को यूज करके क्राइम कर दिया गया? सर रिसेंटली अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस आया था। फॉरेंसिक साइंस इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस व्हिच इज नॉट वेरी कॉमन। तो सर मैं बॉलीवुड के साथ आपकी एसोसिएशन जानना चाहता हूँ। अक्षय सर के साथ काफ़ी लंबा डिस्कशन रहा उसमें, और क्राइम का रूप रोज ही नए तरह के क्राइम आपको देखने को मिलेगा जो कि एक्चुअली आउट ऑफ द सिलेबस है। हर क्राइम सीन एक कहानी होती है और हर क्लू उसका सच। कई बार सच सामने होता है पर दिखता नहीं है, अपराध होते हैं पर साबित नहीं होता। वहीं से शुरू होती है एक जिम्मेदारी फॉरेंसिक साइंस की। पर क्या आपने कभी सोचा है ये सिर्फ क्राइम सॉल्व करने तक है या इसके पीछे भी एक पूरी दुनिया है, करियर की, पॉसिबिलिटीज़ की और जिम्मेदारियों की? ऐसे ही सवालों के जवाब आज हम ढूंढेंगे इंडिया के टॉप फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर रंजीत सिंह के साथ। शेरलॉक इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस के मैनेजिंग डायरेक्टर, CEH-CHFI सर्टिफाइड, लगभग 20 सालों का एक्सपीरियंस, 10 से भी ज़्यादा देशों में अपनी सेवाएं दे चुके। NCB, कोर्ट, पुलिस सब इन पर भरोसा करते हैं और टाटा जैसे कॉरपोरेट्स भी। पेंडेमिक के टाइम में 3 लाख से भी ज़्यादा लोगों को जोड़ चुके हैं अकेले फॉरेंसिक से। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस पॉडकास्ट आउट ऑफ सिलेबस में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर इनविटेशन। अच्छा लगेगा आज डिस्कशन करके कि फॉरेंसिक की दुनिया में जो हम लोग काम करते हैं आप लोगों के साथ वो डिस्कशन करके कि किस तरह से एक केस को सॉल्व किया जा सकता है जहाँ पे कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे नए लॉ में हम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पे ज़्यादा फोकस किया गया है और उसमें फॉरेंसिक साइंस का बहुत अहम रोल है। एंड आज बहुत सारी चीज़ें हम लोग उसी पहलू पे डिस्कस करेंगे। आज का एपिसोड एक्चुअली आउट ऑफ सिलेबस होने वाला है सर। हम लोग करियर से जुड़ी बातें, एजुकेशन सिस्टम से जुड़ी बातें करते हैं, पर आज हम लोग कहीं ना कहीं कुछ क्राइम सीन को भी जरूर डिस्कस करेंगे। करियर की बातें तो होंगी ही, पर ये बातें भी डिस्कस होंगी सर। बिल्कुल सर। सर थोड़ा सा हम आपकी जर्नी जानना चाहेंगे, कैसे आप इस फील्ड में आए और कैसा एक्सपीरियंस रहा सर आपका? सर फॉरेंसिक साइंस जब मैं अपने ग्रेजुएशन में था तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है रामजस कॉलेज, वहाँ पे एक इवनिंग कोर्स हुआ करता था जो कि जस्ट एज अ एड ऑन सर्टिफिकेट कोर्स था। सो इनिशियली जब मैं दिल्ली में आया था, सो एज मेरी फैमिली में मैक्सिमम लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, सो मैं भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने के लिए बॉटनी ऑनर्स लिया एंड सोचा कि मैं एक IFS ऑफिसर बनूंगा फॉरेस्ट सर्विसेज में। मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट था फॉरेस्ट की चीज़ों को लेकर के, इसीलिए मैंने बॉटनी ऑनर्स की डिग्री की। और ये इवनिंग का कोर्स था जिसमें मुझे इंडिया के टॉप साइंटिस्ट मिले, डॉक्टर VN सहगल, प्रोफेसर सुरेंद्र नाथ, एंड उनके चलते मेरी एक मुलाकात हुई प्रोफेसर MP सचदेवा से, जो कि मेरे लिए मेरे फादर फिगर, मेरे लिए मेरे ब्रदर। और फिर मैंने MSc ज्वाइन की दिल्ली यूनिवर्सिटी में फॉरेंसिक स्पेशलाइजेशन के साथ और PhD की प्रोफेसर MP सचदेवा सर के अंडर ही। वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई। हम सभी लोग इंडिया जैसी कंट्री में जब हम बात करते हैं किसी फील्ड की, तो फॉरेंसिक साइंस एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे हम समझते हैं कि ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट के अंडर ही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर किसी सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब 3 से 4% ही है, सेम विद फॉरेंसिक साइंस ऑल्सो। सो फॉरेंसिक साइंस मीन्स किसी भी चीज़ को साइंटिफिकली एनालाइज करना ताकि हम उसको कोर्ट रूम में प्रेजेंट कर सकें। सो ये ड्यूरिंग माय PhD जब मैंने ज्वाइन किया
तब मेरे प्रोफेसर सचदेवा से डिस्कशन हुआ एंड सर ने बोला कि आप अगर नहीं जॉब ज्वाइन करना चाहते हो, क्योंकि मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहूँ, मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी कि मैं किसी फॉरेंसिक साइंस की स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी या सेंटर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में अपना ज्वाइन कर सकूं। तो उस समय बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी थी, पर मैंने सोचा कि नहीं, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करना ज़रूरी है जो कि अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट प्राइवेट लोगों को भी सर्व कर सके। और जब हम केसेस की बात करते हैं तो गवर्नमेंट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी मैक्सिमम उन्हीं केसेस को डील करती है जहां पे पुलिस किसी क्राइम सीन से एविडेंस को सीज करती है और फॉरेंसिक लैब को भेजती है। पर आज की डेट में या आज से 20 साल पहले भी बहुत सारे ऐसे क्राइम कॉरपोरेट में होते थे जिनमें अगर कोई एफआईआर नहीं है तो पुलिस का कोई लोकस नहीं है कि उस एविडेंस को लेके फॉरेंसिक लैब को भेजे। तो ऐसे एविडेंस की साइंटिफिक जांच कहाँ हो सकती है? तो उसके लिए 2006 में मैंने शेरलॉक इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस नाम से अपनी संस्था को रजिस्टर्ड कराया और तब से हमने कॉरपोरेट सर्विसेज को फोकस करना शुरू किया। जैसे इंश्योरेंस सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ पे फेक क्लेम्स आते हैं, गाड़ियाँ लोग जला देते हैं, पुरानी गाड़ियाँ लेकर के हाई वैल्यू क्लेम लेने के लिए डेथ क्लेम की इन्वेस्टिगेशन है, सिग्नेचर फोर्जरी करते हैं, मिससेल ऑफ पॉलिसी बहुत ज़्यादा है, पॉलिसी आपको सेल कर दी जाएगी और बोला जाएगा ये बेनिफिट है, पर वो नहीं होता है। ऐसे ही टावर लगाने के नाम पे फ्रॉड होते हैं। ऐसे ही हजारों तरह के एक्सीडेंट रिकंस्ट्रक्शन है जहाँ पे कि ड्राइव कोई और कर रखा होता है, उसके पास लाइसेंस नहीं है, वो ऑथराइज नहीं है ड्राइव करने के लिए, फिर भी वो ड्राइव कर रहा है, तो उनकी ब्लड की जांच करना, डीएनए की जांच करना, इन सारी सर्विसेज की जहाँ पे फॉरेंसिक साइंस में ज़रूरत थी कॉरपोरेट सेक्टर को। फिर प्रिवेंटिव फॉरेंसिक्स में बहुत ज़्यादा हम लोगों ने सर्विसेज दी। जैसे जितने भी आपके वैकेंसीज होती हैं, आपके ESIC की वैकेंसीज हैं, UPSC की हैं, वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने एडमिशन प्रोसीजर्स हैं, उन सब जगह हम लोगों ने सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिंगरप्रिंट, सिग्नेचर, इनकी वेरिफिकेशन की जांच और सर्विसेज देनी शुरू की। और इस तरह से जब कुछ समय बीतता गया तो 2010 में आफ्टर 4-5 ईयर ऑफ स्टार्टिंग ऑफ माई करियर हमें डायरेक्ट कोर्ट से केसेस आने लगे। एंड नॉट ओनली इन दिल्ली NCR, केसेस हमारे पास चेन्नई से आए, केसेस हमारे पास केरला से आए, पुडुचेरी से आए, ऑल ओवर इंडिया से केसेस आने शुरू हो गए कोर्ट के थ्रू कि आप इस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कीजिए कि सिग्नेचर जेन्युइन है कि नहीं है, ऑडियो जेन्युइन है कि नहीं है। सेंसिटिव केसेस में भी जहाँ पे कि तब IT एक्ट साइबर फॉरेंसिक बिल्कुल नया नया आया था, लोगों को पता नहीं था कि होगा क्या इसमें। तो उस समय से उन चीज़ों को डेवलप किया, टीम बनाई, एक्सपर्ट्स के साथ जुड़े और सीनियर्स लोगों की हमने काफ़ी मदद ली। और मैं ब्लेस्ड हूँ कि इंडस्ट्री के सभी सीनियर्स लोग ने मेरा काफ़ी साथ दिया है, नॉट ओनली फ्रॉम द इंडिया, इंक्लूडिंग द इंटरनेशनल। प्रोफेसर हेनरी ली से लेकर के डॉक्टर रॉबर्ट ग्रीन, जो कि टॉप के साइंटिस्ट हैं वर्ल्ड के, वो सभी लोगों ने अपनी साइंटिफिक नॉलेज दिया और SIFS के अंदर सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने बहुत हेल्प की। तो इस तरह से जो है एक एक कड़ी जुड़ती गई। और फॉरेंसिक साइंस में हमेशा इंपॉर्टेंस होता है चेन ऑफ कस्टडी। सो चेन ऑफ कस्टडी हमारी जुड़ती गई और इस तरह से सर्विसेज हम डिफरेंट सेक्टर को आसानी से देते गए। बहुत बढ़िया सर। तो सर किसी स्टूडेंट के लाइफ में 10th क्लास जो होती है एक अहम पड़ाव होता है सर। मान लीजिए 10th क्लास के बाद कोई बच्चा ये एपिसोड देखने के बाद चाहे कि वो भी फॉरेंसिक साइंस फील्ड में आना चाहता है, तो उसको क्या उसका करियर रोड मैप होना चाहिए सर? देखिए, अगर 10th के बाद बच्चे ने डिसाइड कर लिया है कि उसको फॉरेंसिक साइंस लेना है, जो कि एक बहुत ही टफ डिसीजन है आज के डेट में, क्योंकि हम सभी लोग या तो JEE के एग्जाम की तरफ जाते हैं या नीट की तरफ जाते हैं, ट्रेडिशनल वे में इंजीनियर्स बनते हैं। बिल्कुल सर। लेकिन इस एपिसोड के आउट ऑफ सिलेबस के इस एपिसोड को देखने के बाद अगर वो आउट ऑफ द बॉक्स अपना कोई करियर बनाना चाहता है तो फॉरेंसिक साइंस एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि वो इनकैश कर सकता है। चूंकि फील्ड के साथ मैंने शुरू में भी बताया कि साइंटिफिक एनालिसिस जुड़ी होती है, तो जब भी ऐसा कोई स्टूडेंट अपना माइंड सेटअप बनाता है अपार्ट फ्रॉम द जो ट्रेडिशनल हमारे इंजीनियरिंग एंड मेडिकल जाते हैं, तो वो साइंस लेना उसके लिए फर्स्ट कंपलसरी है। क्योंकि फॉरेंसिक साइंस मीन्स जब साइंटिफिक एनालिसिस करने के लिए उसको इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, उसको साइंस की नॉलेज होनी चाहिए। वो पहले तो 11th क्लास में अपना साइंस स्ट्रीम ले। मैं हमेशा बच्चे को रेकमेंड करता हूँ कि हम जब सिलेबस में 5 सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी है, इंग्लिश कंपलसरी है। हम मैथ
बायो में bio, चूज करते हैं, Yes. या हम चले जाते हैं कंप्यूटर साइंस। जी मैं हमेशा बच्चों को रेकमेंड करता हूँ आप मैथ और बायो दोनों लीजिए। जी ओके उसका फायदा क्या है कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आप जेई भी दे सकते हो, नीट भी दे सकते हो। बिल्कुल अगर आप सर। मैथ नहीं लेते हो या बायो जी। नहीं लेते हो तो एटलीस्ट एक आपका पोर्शन कंप्लीटली क्लोज हो गया। जी Yes. जी बच्चों को डर होता है कि प्रेशर आएगा, हाँ। सिलेबस ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। एक्स्ट्रा बर्डन लगता है उनको। सर एक्स्ट्रा बर्डन तो कंप्यूटर साइंस में भी उसको जी पढ़ना ही जी पड़ेगा। वो है कि इजीली थोड़ा पास हो जाता है, इसलिए बच्चा उसको ऑप्ट करता है। बट मैं रेकमेंड करूंगा इस एपिसोड आउट ऑफ सिलेबस के थ्रू कि बच्चे, आप पेरेंट्स को भी रेकमेंड करूंगा कि आप दोनों दें और उसको बोले कि उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालें। सब्जेक्ट वो पढ़ सकता है, इतना आज की बच्चों के अंदर इक्विपमेंट है, इतना कैपेबिलिटी है कि वो कर सकता है। अब जब उसने साइंस कर लिया तो उसके बाद अगर अपने जो कोर करियर पाथ है उसमें नहीं जा रहा है और फॉरेंसिक साइंस को चूज करता है, तो आज की डेट में बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट खोल दिए हैं गवर्नमेंट ने। और इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 5 ईयर बीएससी प्लस एमएससी इंटीग्रेटेड कॉम्बो प्रोग्राम ओके जिसके लिए उनके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। जी 8 से 10 कैंपसेज हैं, वहाँ पे उनको एडमिशन मिलता है। और यूपी गवर्नमेंट ने भी एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट खोला है, उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस, ओके ओके जो कि फाउंडर डायरेक्टर जी.के. गोस्वामी सर हैं। जी सर के साथ सबसे अच्छी बात क्या है कि वो पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ बहुत अच्छे एकेडमिशियंस हैं। ओके वो बहुत अच्छे मतलब फॉरेंसिक साइंस में जो इंटरनेशनल लेवल की नॉलेज होती है वो आपको यूपीएसआईएफएस इंस्टीट्यूट में आपको सीखने को मिलेगा। और वहाँ पे आपको इक्विपमेंट देखेंगे तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में बहुत कम है जहाँ पे कि यूपीएसआईएफएस जैसा इंस्ट्रूमेंटेशन है। एंड जो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है वहाँ बच्चे उस एंट्रेंस को दे करके, वहाँ पे भी गांधीनगर कैंपस है, दिल्ली कैंपस है, भोपाल कैंपस है, गोवा है, बहुत सारे कैंपसेस में अच्छा डेवलप किया है। उसके अलावा हो सकता है कि बच्चे में लेट हो जाए, वो एग्ज़ाम का एंट्रेंस ना भर पाए फॉर्म, और वो आज में भी अगर हम इस एपिसोड को 2-4 दिन बाद रिलीज करते हैं तो उसके बाद वो देखे और सोचे कि नहीं, मेरा तो 12th हो गया है पर फिर भी मैं फॉरेंसिक साइंस में जाना चाहता हूँ। तो बहुत सारी ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे कि फॉरेंसिक साइंस की अच्छी नॉलेज दी जा रही है। बीएससी, एमएससी, पीएचडी सारी कॉन्टिन्यूस है। एंड जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें तो आप डाइवर्स फील्ड स्टडी कर सकते यस हैं। यस आप फॉरेंसिक के साथ साथ कुछ और भी स्टडी कर सकते हैं, तो वो एक बच्चे के लिए अच्छा करियर ऑप्शन रहेगा। और दिल्ली एनसीआर जहाँ हम बैठे हैं इस एरिया में ही 8 से 10 यूनिवर्सिटी है, इंक्लूडिंग गलगोटियाज, एमईटी यूनिवर्सिटी, एसजीटी यूनिवर्सिटी, गुड़गांव में भी है सर आपके जीजी गोयनका, एसजीटी आपने मैंने देखा। जी एसजीटी है गुड़गांव में। तो ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर कि बच्चा अपना करियर को कर सकता है फॉरेंसिक साइंस में। और साथ के साथ प्रॉब्लम क्या है अभी कि सारी यूनिवर्सिटीज़, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी जो नई ओपन हुई है जो कि 3-4 साल, उनके पास अच्छी लेबोरेटरी नहीं है। सो इस टाइम फॉरेंसिक साइंस क्योंकि टोटली कम्प्लीटली लैब वर्क है, सो इस टाइम उसके पास एडवांटेज है कि वो इंटर्नशिप करे, जाए लैब में सीखे, मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट में सीखे, पुलिस स्टेशन में जा कर के लर्न करे कि कैसे पुलिस एविडेंस को सीज करती है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप तो वही है कि इस एविडेंस को प्रॉपर तरीके से सीज करना। और उसके बाद बीएससी में पूरा टाइम है, अगर उसे 3 दिन भी जाने को मिलता है पुलिस स्टेशन में, 3 दिन भी अगर कोर्ट में जाने को मिलता है तो जाए और वहाँ पे सीखे कि एक्चुअली क्या होता है। क्योंकि हम बाहर की दुनिया से बहुत सारी चीज़ें फैसिनेटिंग लगती हैं, बिल्कुल सर। लेकिन जब हम ग्राउंड पे काम करते हैं तो हमें एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से सीखना पड़ता है। क्योंकि जब हम क्राइम इन्वेस्टिगेशन पर्टिकुलरली कर रहे हैं तो इसमें किसी हमारी एक गलती से किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है, उसके पीछे भी बहुत लोग हैं जो इफेक्ट होंगे, बहुत सारे लोग इफेक्ट हो सकते हैं। तो उन चीज़ों के लिए वो अपने इन 3-5 सालों में इतनी मेहनत करे कि ऐसी कोई छोटी गलती ना हो। जैसे बहुत सारे ऐसे केसेस आपने देखे होंगे जहाँ पे बाद में पता लगता है कि नहीं, ये क्राइम तो उसने किया ही नहीं था। उस क्राइम को करने वाला कोई और था। सो इन्वेस्टिगेशन की चूक समझ लीजिए, या किसी भी तरह से हम कह सकते हैं, हो सकता है कि इग्नोरेंस हो सकता है, हो सकता है कि नॉलेज ही ना हो उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास। क्योंकि क्राइम 2 ही तरह के होते हैं, सिंपल क्राइम और कॉम्प्लेक्स क्राइम। तो मैं तो कहता हूँ कि सिंपल क्राइम तो वो क्राइम है जहाँ पे कि क्रिमिनल ने अपना माइंड नहीं यूज किया जी। और कॉम्प्लेक्स क्राइम वो क्राइम बन जाता है जहाँ इन्वेस्टिगेटर ने अपना फुल माइंड नहीं यूज किया। हाँ सही, बिल्कुल। तो डिपेंड करता है इन्वेस्टिगेटर के ऊपर ही। करेक्ट सर। तो सर ये कोई अगर फॉरेंसिक साइंस की फील्ड में आ रहा है तो उसको लॉ की कितनी जानकारी होनी चाहिए? देखिए, बेसिक लॉ की बहुत उसको आवश्यकता है, इसीलिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट के अंदर फॉरेंसिक साइंस के सिलेबस में लॉ
कंपलसरी पढ़ाया जाता है। ओके ओके जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में लॉ यूज होते हैं वो हमें पढ़ाया जाता है, उसके लिए लॉ के प्रोफेसर आते हैं। एंड जैसा मैंने आपको बताया अभी, उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लाया है, लॉ विद लैब। ओके ओह ग्रेट लॉ विद लैब। सो मैं 2018 से ही कहता था कि फॉरेंसिक साइंस लाइक फॉरेंसिक विद लॉ विल नेवर अ फ्लॉ। यो सो उस बहुत अच्छा सर, कॉन्सेप्ट बहुत को उन्होंने 2022 में अपनी 2021 में इंस्टीट्यूट में लॉ विद लैब का कॉन्सेप्ट लाया, जहाँ की बीटेक के बच्चे भी जी लैब की चीज़ों को कर सकते हैं। वहाँ का बीएससी एलएलबी या बीए एलएलबी कोर्स है, उनमें भी फॉरेंसिक लैब में एलएलबी के स्टूडेंट फॉरेंसिक लैब का यूज प्रैक्टिकल नॉलेज ले रहे हैं। बहुत अच्छा है सर ये। लॉ की बहुत आवश्यकता है सर, क्योंकि अल्टीमेटली आपने कोई काम किया, अगर वो लॉ, जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्राइम सीन पे गए और हमने कोई डेटा रिट्रीव करने के लिए कोई लैपटॉप सीज किया और हमने प्रॉपर चेन ऑफ कस्टडी नहीं मेंटेन की, लीगैलिटी हमने उसकी फॉलो नहीं की, तो लॉ अगर नहीं फॉलो हुआ तो क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम तो डिफेंस लॉयर यही लेगा जी कि इस चीज को इन्होंने ठीक से नहीं किया। एंड एज वी ऑल नो दैट कि हमारा जो लॉ है, हमारा जो कानून है, वी हैव टू कन्विक्ट समवन बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। अगर डाउट क्रिएट कर दिया डिफेंस ने तो उस कंडीशन में हम हमारे किए हुए सारे के सारे वर्क पे पानी फिर जाता है। तो इसलिए लॉ की बहुत ज़रूरत है। लॉ की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना कि क्यों करना चाहिए। जो प्रोसीजरल चीज़ें हैं कि फ्रॉम गोइंग टू द क्राइम सीन, कलेक्शन ऑफ द एविडेंस, सेंडिंग टू द लेबोरेटरी, प्रिपरेशन एंड इंटरप्रिटेशन, ताकि कोर्ट समझ भी सके। जी आप ऐसी नहीं भारी भरकम लैंग्वेज लिख दीजिए कि कोर्ट को या एडवोकेट को समझ ही ना नहीं है जी सो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए जब आप लॉ की नॉलेज रख लेंगे, बीइंग एन अ फॉरेंसिक साइंटिस्ट, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सर क्योंकि मैंने भी इसीलिए अपनी लॉ कंप्लीट की, अच्छा बीएससी एमएससी के बाद अरे वाह एलएलबी किया, एलएलएम किया, तो उन सारी चीज़ों के लिए ताकि हम समझ पाए लॉ के अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है। हमारे देश में नया कानून आ गया है 1 जुलाई 2024 से। उसमें अगर आप लोगों ने, आई एम श्योर दैट आपने जरूर पढ़ा होगा कि जब कोई भी क्राइम जिसमें कन्विक्शन 7 ईयर या मोर देन 7 ईयर है, तो उसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट की विजिट कंपलसरी है। पहले ये वॉलेंट्री था, डिपेंड करता था। अब जैसे अगर नोएडा का ही अगर हम डबल मर्डर केस की बात करते हैं तो उसमें भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बाद में बुलाया जाता है, अगर आपने देखा हो तो। वो उस तरह की कमियां पहले, अब आप बिना फॉरेंसिक एक्सपर्ट के जा ही नहीं सकते। सो इसलिए ये सारी चीज़ें लीगलिटी जो नए लॉ के अकॉर्डिंग है, इसमें तो बहुत सारी मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट हो गई है। फॉरेंसिक विद लॉ, अगेन आई एम सेइंग, फॉरेंसिक विद लॉ विल नेवर बी अ फ्लॉ। ओह ग्रेट सर सर मेरा अगला क्वेश्चन आपके इंस्टीट्यूट को लेके ही है, शैरलॉक इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि तकरीबन 20 साल हो गए हैं इसको, तो 20 सालों में इसने फॉरेंसिक साइंस एजुकेशन को किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या आज के टाइम पे जो लाइव रियल इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं उसमें आप लोगों के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और तीसरा इसका फ्यूचर प्लान क्या है सर। जी, थैंक यू सर। ये तीनों क्वेश्चन मेरे से बहुत करीब हैं। जब मैंने शुरू किया था ये इंस्टीट्यूट 2006 में विद द ब्लेसिंग एंड सपोर्ट ऑफ प्रोफेसर एम पी सचदेवा, कि पर्टिकुलरली फॉरेंसिक साइंस एक ऐसी फील्ड है जहां आपको साइंटिफिक नॉलेज हो, मीन्स आपको इंस्ट्रूमेंटेशन की नॉलेज हो, आपको साइंस के कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो, उस कॉन्सेप्ट से किया। एंड इंडिया में बहुत ऐसे कम इंस्टीट्यूशन है, हम फिंगर पे काउंट कर सकते हैं, 1 और 2 हैं जो कि एजुकेशन भी दे रहे हैं और केस वर्क भी कर रहे हैं। सो हमारे इंस्टीट्यूट में पुलिस, कोर्ट, कॉरपोरेट, लॉयर्स, जुडिशरी, इन सब से केसेस आते हैं, जो कि हमारे यहाँ जो लर्निंग के लिए स्टूडेंट आता है वो रियल केसेस पे काम करता है। कोई ऐसा नहीं कि हमने कोई सिमुलेट किया है केस, उस पे उसको काम करना है। ओके सो उसी एम से बनाया था कि जो स्टूडेंट अगर ट्रेनिंग के लिए भी आ रहा है, इंटर्न भी आ रहा है, 2 महीने 4 महीने के लिए आ रहा है, तो एटलीस्ट जाए वो पुलिस तो वो लाइव केसेस में इन्वॉल्व हो जाता है। लाइव तो सर केसेस में बहुत पुलिस अच्छी के लर्निंग साथ है, जाए। बहुत अच्छी लर्निंग। वो कोई एक्सीडेंट रिकंस्ट्रक्शन है तो जाए वहाँ पे, क्राइम सीन से फायर फॉरेंसिक के केसेस में वो कैसे एक्चुअली केस में हमें एग्जिबिट कलेक्ट करना है, कैसे हमें इंटरव्यू लेना है, कैसे स्टेटमेंट लिखवानी है। ओके तो वो लाइव लर्निंग उनको एक्चुअल केसेस पे मिलती है। सर ये तो बहुत ही यूनिक चीज़ बताई और सर। ऐसा कोई डेमो केस नहीं है, वो खुद जाते हैं वहाँ पे, हम लोग पुलिस स्टेशन में अटैच करते हैं, फिर वो रियल पोस्टमार्टम देखने जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई पोस्टमार्टम के लिए डमी रखा हुआ है,
एक्चुअल हॉस्पिटल्स के साथ हम लोग रिक्वेस्ट करके कोलैबोरेट करते हैं और दिन में 3 या 4 पोस्टमार्टम वो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट देख के आते हैं एंड वहाँ से उनकी लर्निंग स्टार्ट होती है कि अगर पोस्टमार्टम के लिए बॉडी आई है तो उससे पहले क्या केस था, एफआईआर में क्या था, कितने लोग एक्यूज थे, सस्पिशन क्या था उस केस का, और उसके बेसिस पे डॉक्टर का क्या रोल है और क्या क्या पॉइंट डॉक्टर नोट करते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जो पोस्टमार्टम के टाइम एविडेंस कलेक्ट करेंगे वो एविडेंस फॉरेंसिक लैब में आएंगे करने के लिए जांच की, विसरा के जांच करने के लिए इसमें पॉइजनिंग है कि नहीं है। सो वो सारी चीज़ों के लिए वहाँ उनको प्रोसीजर पता होगा। क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को मिथ होती है कि फॉरेंसिक साइंस और फॉरेंसिक मेडिसिन एक ही है, ये दोनों अलग अलग है। फॉरेंसिक मेडिसिन जो पोस्टमार्टम करते हैं डॉक्टर, उनके लिए बेसिक डिग्री एमबीबीएस होनी चाहिए, वो डॉक्टर्स होते हैं। जो मेडिसिन के होते हैं एमबीबीएस एमएस होनी चाहिए ताकि वो कंडक्ट कर सके, और वो हॉस्पिटल्स में होती है, मॉर्चरी में होती है। जबकि फॉरेंसिक एक्सपर्ट फॉरेंसिक लैब में काम करते हैं। ओके, जो एविडेंस पुलिस ने क्राइम सीन से कलेक्ट किया या जो मॉर्चरी से उनको सील पैक करके एविडेंस दिए गए या जो हॉस्पिटल से दिए गए, सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में नेल क्लिपिंग हो गया, वेजाइनल स्वैब हो गया, तो ये सब कलेक्ट होते हैं हॉस्पिटल से, लेकिन उनकी जांच होती है फॉरेंसिक लैब में। तो हम इन स्टूडेंट्स को अपने इंस्टीट्यूट में जहाँ पर वन स्टॉप सेंटर्स हैं हॉस्पिटल्स में, वहाँ भी ले जाके देखते हैं, दिखाते हैं इनको कि कोई डॉक्टर्स अगर कोई रेप सर्वाइवर है तो उससे किस तरह से वो एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं और उन एविडेंस की ओपनिंग के लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेना होगा जब ये फॉरेंसिक साइंस लैब में काम करेंगे, जब गवर्नमेंट की फॉरेंसिक लैब में ज्वाइन करेंगे। तो ये सारी चीज़ों की प्लानिंग से लेकर के स्टार्ट किया, और चूँकि केस वर्क है और दोनों चीज़ें हैं तो इसलिए स्टूडेंट्स को एक लर्निंग मिलती है विद अ रियल केस एक्सपीरियंस। वहाँ पे उनको सारी की सारी चीज़ें जो एक्चुअल केस में हो रहा है वो सारी चीज़ें देखने को मिलती है। फिर उसके बाद हम जब इस इंस्टीट्यूट की लर्निंग की बात करते हैं, सो शुरू के दिनों में हम लोगों ने ऑफलाइन क्लासेस रखी, फिर देखा कि क्वेरी हमारे पास, चूँकि आजकल डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना है, तो 2008 में हमारे पास क्वेरी सबसे पहले मॉरिशस से आई कि दे वांट्स टू लर्न। तो ऑनलाइन लर्निंग हमने शुरू की, ऑनलाइन पोर्टल बनाया, एलएमएस बनाया, वहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज हमने डिफरेंट कंट्री को दिया, और आज की डेट में ऑलमोस्ट 87 कंट्री से स्टूडेंट्स जो है शेरलॉक इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस में लर्निंग। ग्रेट सर, ग्रेट। पूरे मतलब इंडिया को छोड़ो, पूरे वर्ल्ड में आप इस चीज़ को जी बिल्कुल फैला और उसमें जो है 87 कंट्री से जो स्टूडेंट्स हैं उसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो पुलिस ऑफिसर हैं, अफ्रीकन कंट्री के पुलिस ऑफिसर हैं जो वहाँ की फॉरेंसिक लैब में काम कर रहे हैं। फिर कंट्री लाइक फिलीपींस, वहाँ पे लगभग 30 से 35 कॉलेज के साथ मेरा कोलैबोरेशन है, वहाँ जाके हम उनको ऑफलाइन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं कि एक्चुअली किस तरह से क्राइम सीन होता है। वहाँ के एजेंसी जैसे पीएनपी है, एनबीआई है, उनके साथ काम करते हैं, उनके ऑन ग्राउंड रियलिटी को उनके अपने चैलेंजेस हैं, हमारी कंट्री के अपने चैलेंजेस हैं, तो सारे चैलेंजेस को एक साथ कोलैबोरेट करके स्टूडेंट्स को लर्निंग देते हैं। और इसी मोटो से आगे का जो प्लानिंग रखी हुई है हम लोगों ने कि फ्यूचर में इन स्टूडेंट्स को एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू हम फॉरेन कंट्री ओके, ये सर बहुत अच्छा कहा। और अभी जा भी रहे हैं, हमारे कुछ स्टूडेंट अभी फिलीपींस गए थे, कुछ स्टूडेंट हांगकांग गए थे, तो उनको हम भेजें। कुछ अभी स्टूडेंट्स हम रिसेंटली इटली भेजने वाले हैं, तो वहाँ जा कर के वहाँ की लर्निंग एंड कैपेबिलिटी को सीखें। जब मैं अपने इनिशियल करियर फेज में 2012 में 13 में फर्स्ट टाइम आयरलैंड गया था, तो उस समय मैंने ट्रिनिटी कॉलेज में लेक्चर दिया था, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ कॉर्क में दिया था। सो वहाँ के इक्विपमेंट्स, वहाँ के नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स हमारी कंट्री की लेबोरेटरी, जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी की लेबोरेटरी है उनसे कहीं ज़्यादा अच्छे थे। तो उन सारे कॉन्सेप्ट को हम स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू आने वाले टाइम में करेंगे, और ये सिर्फ हो सकता है कि हम सभी स्टूडेंट अफोर्ड ना कर सके जाना, तो हमने इसको वर्चुअल लैब लर्निंग का कॉन्सेप्ट भी रखा है कि वर्चुअल लैब में वो लर्न करेंगे वहाँ की चीज़ें, और यहाँ पे भी है। और इसी सारी कॉन्सेप्ट को देखते हुए हमने अलग अलग चीज़ें बनाई जहाँ पर कि स्टूडेंट्स एक साथ डिस्कशन कर सकते हैं। कोविड में लगभग 3-4 लोगों के साथ हम लोग जुड़े, और चूंकि उस समय सभी लोग फ्री थे, एक्चुअली डिजिटल इंडिया उसी समय हुआ सर। और फॉरेंसिकली लोगों को वर्ल्ड के टॉप साइंटिस्ट, आप वर्ल्ड के किसी भी टॉप साइंटिस्ट का नाम ले लीजिए जो फॉरेंसिक साइंस में है, वो सभी लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे आके लेक्चर एक्सपर्ट टॉक सीरीज में उन्होंने लेक्चर दिया है। बहुत अच्छा। सर आपने हज़ारों केसेस सॉल्व किए होंगे, तो कभी कोई ऐसा केस आया सर जिसने आपको इमोशनली काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया हो या अंदर से झकझोर कर रख दिया हो? अब सर बहुत सारे केसेस हैं, कुछ केसेस तो ऑलरेडी अभी अंडर ट्रायल हैं,
तो कोई एक ऐसा केस बताइए हमें। पर्टिकुलर केसेस हैं, बहुत सारे जो फैमिली रिलेटेड इश्यूज हैं, जी। जहाँ पे एक फैमिली अपने बच्चे को अडॉप्ट नहीं करना चाहती है, फादर नहीं सोचता है कि उसका बच्चा है, उस कंडीशन पे हम लोगों को बहुत चैलेंज आते हैं जब डीएनए की रिपोर्ट हमें या फेशियल रिकॉग्निशन की रिपोर्ट हमें देनी पड़ती है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर कि हमें लगता है कि क्या चल रहा है हमारी सोसाइटी में, क्योंकि फॉरेंसिक साइंस एक्चुअली हम जब बात करते हैं ना, तो जब भी बात करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, कोई भी बात करता है तो कहते हैं फॉरेंसिक साइंस को बुलाओ, सीबीआई को बुलाओ। तो एक ट्रस्ट है, और उस ट्रस्ट के साथ लोग सोचते हैं कि ये कुछ ऐसा करके देंगे जो और कोई नहीं कर सकता है, और उस ट्रस्ट में हमें लगता है कि ये बातें तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर लाइक नहीं होना चाहिए कुछ, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बिल्कुल, साइंटिफिक बिल्कुल, ओपिनियन नहीं है, पर्सनल ओपिनियन है। ऐसे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे कि जो लोग हैं पर्टिकुलरली प्रॉपर्टी को लेकर के डिस्प्यूट जो चल रहे होते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक केस अभी रिसेंटली हम लोगों ने जी। कुछ दिन पहले किया था, जहाँ पे कि दो फ्रेंड आपस में एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी, और वहाँ पे उन्होंने प्रॉपर्टी, एक फ्रेंड के मन में लालच आई दूसरे की प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए, उसने किसी लड़की को ट्रांसप्लांट किया, उनके साथ रिलेशन बनाया, और फिर जो सीमेन सैंपल्स थे, कॉन्डोम वगैरह, वो एकत्रित करके और उसी लड़की से फॉल्स एफआईआर करा के उस अपने फ्रेंड्स को अंडर कराने के लिए, प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए किया। तो ऐसे में हमें लगता है कि फ्रेंडशिप कहाँ है, कौन सी दुनिया में हम जी रहे हैं। साइंटिफिकली सारी चीज़ें करेक्ट है, बट अगर हम साइंस के थोड़ा बियॉन्ड जाते हैं, जब हम इन्वेस्टिगेशन जाते हैं, और पुलिस ऐसे केसेस क्रैक कर रही है। रिसेंटली एक गुड़गांव में ही केस हम लोगों ने किया था अभी, जो कि वो भी एक झकझोर देने वाला था। एक बच्ची अपना जेंडर चेंज कराने के लिए अपने पेरेंट्स के अकाउंट से 12 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर देती है, और उसमें पता ये लगता है कि डिस्कॉर्ड पे एक कम्युनिटी है जिस पे वो कुछ लोगों के साथ जुड़ी है, जहाँ पे वो बताते हैं कि नहीं, आपको फीमेल से मेल बनना चाहिए, और उसका माइंड वॉश करते हैं, और उस कंडीशन में सारा का सारा पैसा वो देती है। और दोनों पेरेंट्स काफ़ी अच्छे हाई फाई पढ़े लिखे फैमिली, मतलब इलाइट क्लास फैमिली के लोग हैं। उस बच्ची का भी माइंड वॉश करके लोग करते थे, और बाद में पता लगता है कि वो उसके क्लासमेट थे। अच्छा। सो क्लासमेट थे जिन्होंने वो चीज़ें की। तो ऐसी बहुत सारी मतलब जब केसेस आते हैं ना, लगता है कि सोसाइटी कहाँ जा रही है, बिल्कुल। पर्टिकुलरली इन डिजिटल एरा हम किस जगह पे जा रहे हैं। और भी अनेकों केसेस है सर, जहाँ की प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए फादर की डेथ होने के बाद डेड बॉडी से फिंगरप्रिंट लगा दिया जाता है ब्रदर के बीच में। तो ऐसे लगता है कि साइंटिफिकली तो हमें जो है फाइंडिंग वो देना है, बट मोरली, सोशली, इथिकली समथिंग इज डिफरेंट तो करता ही गोइंग इन द होगा। सोसाइटी, जी। अगर हम क्राइम की बात करते हैं। जी। सर, आज के डिजिटल एरा में डिजिटल सलेवरी एक बहुत बड़ा चैलेंज दे रही है, और उसमें ये देखा गया है कि बहुत सारे इनोसेंट लोगों को ट्रैप किया जाता है और फिर उनसे ऑनलाइन क्राइम किए जाते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस तरह के जो ये रैकेट्स होते हैं, इनका मॉडस ऑपरेंडी क्या होता है, और क्या ये एक ऑर्गेनाइज सिस्टम बनता जा रहा है? सर, ये बिल्कुल ही एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है, और बन चुका है पूरे वर्ल्ड में। हम कुछ चीज़ों की बात करते हैं, कुछ कंट्री की बात करते हैं जहाँ से कि हम ये लोगों को पकड़ रही है, वहाँ की पुलिस या इंडियन पुलिस उनको टिप दे करके वहाँ से लोगों को अरेस्ट हो रहा है। तो मोडस ऑपरेंडी क्या होता है कि हम जब साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है कि जिसमें हम 3-4 चीज़ों की वजह से फंसते हैं। एक तो हमारी नीड, हम बीटेक ग्रेजुएट हो गए, कॉलेज से हमने सारा डेटा लिया, और हमारी नीड हो गई कि हमें जॉब चाहिए। जॉब चाहते ही हम अच्छी पैकेज की बात करते हैं, क्योंकि आज की डेट में हर कॉलेज के बाहर आप होर्डिंग देखेंगे ना कि इतने लाख, इतने करोड़ का पैकेज गया। वहीं से हमारी सेकंड स्टेप शुरू हो जाता है, ग्रीड। सो ग्रीड जब हम शुरू कर लेते हैं, सो वहाँ पे हमें जो अच्छा पैकेज देता है हम उसके झांसे में आ जाते हैं। जी। और हम जो थर्ड हमारा सिनेरियो है कि मूव आउट ऑफ द एनवायरनमेंट।
कि हम चाहते हैं कि सब हम फॉरेन चले जाएं। जी 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 हम सभी, मतलब हम सिर्फ ये इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर मैं मलेशिया के लोगों से बात करता हूँ तो वो चाहते हैं कि वो भी दूसरी कंट्री हांगकांग चले जाए। हांगकांग वाले से बात करता हूँ तो सोचते हैं कि वो सिंगापुर चले जाए। सिंगापुर वाले से बात करता हूँ तो सोचते हैं कि यूएस चले जाए। तो हर कंट्री मूव होने के लिए सिटीजन रेडी है, जी बैठा हुआ है। और यही जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है वो साइबर क्रिमिनल और साइबर स्लेवरी में उनको ढकेलती है। वहाँ से एक अच्छा सा जॉब ऑफर आएगा, एक अच्छा सा इंटरव्यू होगा, किसी अच्छे 5 स्टार होटल में बुलाया जाएगा उनको, और वहाँ से पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह सब कुछ दिया जाएगा। उसके बाद वहाँ जाएंगे, उस कंट्री में 2-4 दिन सब अच्छा लगेगा कि हम काम कर रहे हैं वहाँ पे। अल्टीमेटली बाद में उनको पता भी नहीं होता कि एक्चुअली साइबर क्राइम कर रहे हैं। ये साइबर क्राइम समटाइम उनको सिर्फ सपोर्ट सिस्टम के नाम पे दिया जाता है कि आपको $40 $50 लेना है यूएस सिटीजन से, उनको कंप्यूटर की सर्विस देने के नाम पे। अल्टीमेटली जब टारगेट बड़ा होने लगता है, क्योंकि ग्रीड आने लगती है, और वहाँ पे होता है कि हम सभी लोग जानते हैं कॉर्पोरेट इज ऑल अबाउट द इंसेंटिव्स। सो जब इंसेंटिव्स की बात आती है ना, तो बोलते कि नहीं, आपको दिन में इतने लोगों को करना है, इतना आपको टर्नओवर करना है। वहाँ पे फिर 100 में से 2 लोग तो ऐसे हर सोसाइटी में मिलते हैं जिनको चीज़ें पसंद नहीं आती, इवन ज्वाइन करने के बाद भी। वहाँ से आवाज़ उठती है, वहाँ से फिर उनके ऊपर टॉर्चर किया जाता है, उनके पासपोर्ट ले लिए जाते हैं, उनको एक ही कमरे में रखा, एक ही बिल्डिंग में रखा जाता है, बाहर नहीं जा सकते। वो बिल्डिंग कहीं दूर दराज होती है, और उस कंट्री से, किसी भी कंट्री से इमिग्रेशन लॉ को फॉलो करना, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं। तो साइबर स्लेवरी आज की डेट में एक पूरा पूरा ऑर्गेनाइज क्राइम है। कुछ पकड़े जा रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि साइबर स्लेवरी में सिर्फ फोर्सफुल ही कराया जा रहा है। आप सुनते होंगे कि आए दिन नोएडा, गुड़गांव कॉल सेंटर पकड़े गए जहाँ पे कि साइबर क्राइम चल रहा था। हो सकता है वो नेचर किसी भी तरह का हो सकता है, इंटेंशनली भी है कि लोग जुड़ रहे हैं कि भाई हाँ, दूसरे कई तरीके बार से जो पैसा काम कमा करने वाले लोग हैं उनको पता ही नहीं है, जी उनको पता ही नहीं, उनको लगता है कि हमें ये सर्विस चार्ज लेना है। ओके जो कॉल सेंटर्स जो ऐसे चल रहे हैं जहाँ पे साइबर स्लेवरी या साइबर क्राइम हो रहा है, वो हायर करेंगे 50 लोगों को और बोलेंगे कि ये आपका टारगेट है, इनको आपको कॉल करना है, इनको ये सर्विस देनी है और इतने पैसे उनसे ट्रांसफ़र कराने हैं, ये लिंक भेजना है। अब आप आज की डेट में देखिए कि ऐसे हम बीटेक के स्टूडेंट को बता दें तो 12th पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारी कंट्री में जो कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, उनको तो एक मेल ही करना है, वो लिंक भेजते हैं, उसका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, वहाँ से जो सुपर में बैठा हुआ एडमिन वो एक्सेस करके सारी चीज़ों को क्राइम में कन्वर्ट करता है। जो काम कर रहा है उस बच्चे को पता भी नहीं है जी वो तो 9 to 5 की जॉब करने के लिए आया, उसको पता भी नहीं कि कॉल सेंटर इतने अच्छे जगह में, इतना अच्छा ऑफिस एनवायरनमेंट है, यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है। सो क्राइम की नेचर्स आजकल बदलते जा रहे हैं, और साइबर क्राइम आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से एक डिफरेंट रूप लेने वाला है, जिसका कि हम कई बार सोच भी नहीं सकते कि आगे क्या होगा। सो इसीलिए अवेयरनेस और प्रिवेंटिव फॉरेंसिक्स की बहुत ज़रूरत है आज की डेट में। और आपने जो ये बात बताई है सर, ये ज़रूर अगर हमारे युवा लोग देख रहे हों तो उनको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है कि इस ट्रैप में वो ना आए। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि युवा लोगों को देखिए कुछ भी फ्री नहीं है इंटरनेट पे। अगर आपको लगता है कि आपको कोई ईमेल प्रोवाइडर 15 GB डेटा फ्री में दे रहा है, स्टोरेज फ्री में दे रहा है, तो 15 GB स्टोरेज फ्री नहीं है, उसके बदले वो आपका डेटा और एल्गोरिथम को यूज कर रहा है अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को बनाने के लिए। ऑथराइज ट्रस्टेड प्रोवाइडर को आप ज़रूर यूज करें, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम चाहते हैं कि ये APK डाउनलोड कर लें और फ्री में हम मूवी देखते रहेंगे, वो आपके लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। आपका अकाउंट खाली हो सकता है, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे केसेस इंडिया में आए हैं जहाँ पे लोगों ने सुसाइड तक कमिट किया है। तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है कि ऐसी कोई भी चीज़ अगर आपको बोलते हैं कि फ्री में है तो बिल्कुल भी नहीं उसमें इंटरेस्ट दिखाएं। आप अपना मेहनत करें, और मेहनत करने से सफलता ज़रूर मिलती है। थैंक यू सर। कई ऐसे गेम्स हैं जो सुसाइड की तरफ ले जाते हैं बच्चों को, है ना, ऐसे भी चीज़ें बहुत सारे ऐसे ब्लू वेल से लेके जी, जितने हाँ, पोकेमोन वगैरह, फ्री फायर जितने जी फ्री फायर वगैरह आज की जनरेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो बहुत। साइकोलॉजिकली, क्योंकि ये ना, मैं तो बोलता हूँ कि इट्स अ काइंड ऑफ ड्रग, एक वर्चुअल ड्रग है जो हम कंज्यूम करते जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि हम कितना कंज्यूम करना है। और शायद जो हम साइबर माइग्रेंट हैं या साइबर बॉर्न पीपल हैं, जो नए जनरेशन है, जेन जीज है, जेन अल्फा है, उनको तो बिल्कुल भी नहीं पता। हम तो फिर भी ऑफिस की कॉल आ गई, ऑफिस में जाना है, क्राइम सीन पे जाना है, तो अपने आप को उस वर्चुअल कंजम्पशन, ड्रग कंजम्पशन की दुनिया से बाहर निकालते हैं।
जो लोगों के पास ये मौका नहीं है वो तो कंज्यूम किए जा रहे हैं और अल्टीमेटली उनको लगता है कि यही सच है। तो उससे ये जो गेम्स हैं, किसी भी चीज़ को पेरेंट्स, पर्टिकुलरली पेरेंट्स इस एपिसोड को जो वॉच कर रहे हैं, वो अपने बच्चे के मोबाइल में चाइल्ड प्रोटेक्शन ज़रूर ऑन रखें। साइबर पेरेंटिंग आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। साइबर हाइजीन के साथ साथ साइबर पेरेंटिंग, आपका बच्चा देख क्या रहा है, उसकी डिजिटल वेलबीइंग आप देखें अपने फ़ोन्स की, आप देखिए कौन सी एप्लीकेशंस पे ज़्यादा टाइम बिता रहा है, यूट्यूब्स पे ब्राउज़र हिस्ट्री देखिए वो क्या वॉच कर रहा है और उनमें आप उसको कंट्रोल करें। साइबर पेरेंटिंग आज की डेट में सबसे रिक्वायर्ड है कंट्री लाइक इंडिया। सर मैंने कहीं सुना है जैसे हम लोग जो स्मार्ट वॉच पहनते हैं वो भी डेटा कहीं ना कहीं मतलब बाहर जाता है, स्टोर होता है, ऐसा कुछ है क्या? मतलब मैंने सुना है, मुझे आइडिया नहीं इसके बारे में। देखिए डेटा जो हम बात करते हैं ना डिजिटल, ये दो चीज़ों से कनेक्शन होता है, एक इंटरनेट, ठीक है, और एक स्टोरेज है। सो बहुत सारे ऐसे क्राइम हैं जो ऑन द बेसिस ऑफ स्मार्ट वॉच सॉल्व होते हैं। क्राइम करते समय क्या इम्पल्स रेट थी, क्या क्या डेटा था, कैसे मूव किया। कई लोग आजकल अलीबाई लेने के लिए अपना फ़ोन तो घर पे छोड़ देते हैं कि और क्राइम सीन पे थे ही नहीं, लेकिन गलती से वॉच पहन जाते हैं, तो वो भी आपके कोऑर्डिनेट को उतना ही दे रहा है इम्पोर्टेंट। तो वो भी एक तरह की हम इसको बोलते हैं कि वेयरेबल डिजिटल डिवाइस। तो मोबाइल फ़ोन, वॉच आज की डेट में एक बॉडी पार्ट बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल। ये डिटैचेबल बॉडी पार्ट है, हाँ। कुछ टाइम के लिए हम डिटैच करते हैं। जी और फॉरेंसिक या इन्वेस्टिगेशन, जब ह्यूमन इन्वेस्टिगेशन की बात होती है तो कहीं ना कहीं से ह्यूमन माइंड, ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन बॉडी सब कुछ इन्वॉल्व होता है। जी। सो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो कि डिजिटल वॉच, जो कि हमारी स्मार्ट वॉच है, उसके बेसिस पे सॉल्व होते हैं। कभी कोई ऐसा केस आपके पास आया सर जिसमें आपको प्रेशर डाला गया हो बायस होने के लिए? बहुत सारे केसेस आते हैं सर। देखिए जब हम जिस फील्ड कैसे में काम हैंडल कर किया रहे हैं, आपने उसको? देख बहुत सारे केसेस आते हैं। अब डिपेंड करता है कि बायसनेस किस तरह से है। अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के केसेस हैं, सिंपल है, तो उसमें कोर्ट के थ्रू आए हुए हैं तो दोनों पार्टी अप्रोच करती है। सो उसमें हमारा सिंपल सा है कि देखिए ट्रुथ इज ट्रुथ। अगर मैं आपके लिए फेवर करूंगा फॉर एन एग्जाम्पल, तो कोर्ट को भी पता लग जाएगा कि आई एम फेवरिंग। सो एक्चुअली जो एक बड़ी अच्छी सेइंग है कि बोथ द पार्टी नोज द ट्रुथ, हाँ। ओनली द जज इज ऑन द ट्रायल। सो जज को पता होता है जी, कि जी। क्या सच्चाई है। सो उसमें ऐसा कुछ भी मेरे से कराने के लिए अगर आप अप्रोच कर रहे हैं तो जी। आपका अप्रोच बिल्कुल ही गलत है और करना भी नहीं चाहिए। नहीं करना चाहिए। नहीं, कोई भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट नहीं करता है। आपको लाखों में कोई एक दो ऐसा मिल जाएंगे केसेस जहाँ पे कि आपको सुनने को मिलेगा, लेकिन फॉरेंसिक पे जो मैंने आपको बताया कि ट्रस्ट है, लोग बड़े प्राउडली बोलते हैं कि फॉरेंसिक टीम को बुलाओ, वो ट्रस्ट नहीं टूटता है। प्रेशर आते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर भी आते हैं, पुलिस की तरफ से भी प्रेशर आते हैं, थ्रेट भी आते हैं, क्रिमिनल के तरफ से भी आते हैं। पर्टिकुलरली जब हम ऐसे केसेस करते हैं जहाँ बड़े बड़े गैंग के मोबाइल फ़ोन पुलिस सीज करती है और हमारी लैब में भेजती है डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए, तो वहाँ पे आते हैं। हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट में भी आते हैं कि हम आपके ऊपर बोल देंगे कि आपने हमसे पैसे मांगे, ये कि हमने कहा ठीक है कोर्ट में बोल दीजिएगा जो भी बोलना होगा, कोर्ट नोज द ट्रुथ कि क्या सच्चाई है। तो ऐसे बहुत सारे हैं। प्रेशर हैंडल करने के लिए सर एक्चुअली चूँकि डायरेक्ट मिलना मुश्किल होता है, सो और फर्स्ट स्टेप, ये केस हमारे यहाँ तो आया ही नहीं है, समहाउ दे नो बाय एनी चांस, तो हम बोलते हैं कि रिपोर्ट जा चुकी है, राइट। और कुछ कंडीशंस बहुत एक्सट्रीम हो जाती है तो उस कंडीशन में हम लोग यही बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ हो नहीं सकता है और ऐसा कभी हुआ भी नहीं है जो कि हो सके। बट अनफॉर्चुनेट है कि लोग कोशिश करते हैं, कोशिश करने मतलब वो एक कहावत है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी जी जी। पर फॉरेंसिक में उनकी अक्सर हार हो जाती है। तो कोशिश करने वालों की फॉरेंसिक साइंस में हार हो जाती है। जी। तो अभी गलत आपने कोशिश गलत करने वालों कोशिश। की। अभी आपने सिक्योरिटी की बात की सर, कई बार क्रिमिनल्स की तरफ, तो आप लोग अपनी सिक्योरिटी कैसे मैनेज करते हैं? सर देखिए कई ऐसे केसेस या होते हैं गवर्नमेंट की जहाँ पे तरफ से कोई सपोर्ट होता है? सर अगर हम गवर्नमेंट के साथ जाते हैं, पुलिस के साथ अगर किसी रेड पे जाते हैं या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ जाते हैं जब हम रेड पे, तो वहाँ पे ऑफिसर्स होते हैं, वो प्रोटेक्ट होता है। हमारा काम जो है पर्टिकुलरली डेटा को लेना है, एविडेंस को कलेक्ट करना है क्राइम सीन से। तो हमारा रोल एक्चुअली बहुत ज़्यादा हसल का नहीं होता है। कई बार मारपीट वाला जो होती है क्राइम सीन पे पुलिस के साथ अगर किसी की हो गई तो वो हमारा थोड़ा रोल नहीं होता है। एक दो बार ऐसा हुआ है जहाँ पे कि अफ्रीकन सिटीजन है और वहाँ पे हमने गए, वो बिल्डअप उनका अच्छा होता है, धक्का मुक्की करते हैं तो थोड़ी सी छोटी मोटी चोटें आ जाती हैं और अल्टीमेटली ड्यूटी इज़ ड्यूटी। और उस कंडीशन में जब ऐसा कोई भी चीज़ आता है, तो जब कोई थ्रेट आता है तो हम लोग पुलिस को रिपोर्ट कर देते हैं। यूजुअली कुछ केसेस होते हैं
पर्टिकुलरली जहाँ हम गवाही देने जाते हैं तो पहले से ही थ्रेट आ जाता है कि आप आओगे तो ये हो जाएगा। और एक दो केसेस में हम लोगों ने नहीं दी गवाही और इन पर्सन जाके, और हमने कोर्ट में एप्लीकेशन डाला कि हम वर्चुअल देना चाहते हैं। थ्रेट तो आते हैं सर, थ्रेट तो हर जगह ही आते हैं, बहुत कम आते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सिर्फ एक हमारी गवाही के ऊपर ही पूरा केस नहीं है। हमारी गवाही एक क्रूशियल रोल जरूर प्ले करती है, इम्पॉर्टेंट रोल जरूर प्ले करती है, लेकिन केस के और भी पहलू होते हैं, और भी गवाह होते हैं, और भी सबूत होते हैं जिनके एविडेंसेस के बेसिस पे कोर्ट कोई ना कोई डिसीजन लेती है। सो लोगों की उम्मीद हर होती है कि हम जितना कोशिश कर सकें जिस विटनेस को तोड़ने की। आपने हिंदी मूवी में देखा होगा कि गवाह जो है पहुंचने से पहले ही मर जाता है। सो फॉरेंसिक में ऐसा नहीं होता है, हम लोग टाइम पे पहुंच जाते हैं। कुछ जगह थ्रेट होते हैं, लाखों में 2-4 केसेस में, मतलब मेरे भी लाइफ में 3-4 ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे कि बोला गया है कि आप कोर्ट में अगर आएंगे तो आपके साथ सही नहीं होगा, और हम नहीं गए कोर्ट से। हमने 1-2 केसेस में पुलिस प्रोटेक्शन मिली, हम गए गवाही दे करके आए। या 1-2 वर्चुअली में मैनेज कर वर्चुअली लिया। थी। आज की डेट में वर्चुअल कोर्ट का कॉन्सेप्ट है तो उतना बड़ा जी थ्रेट जी नहीं है। जी सही है सर। जैसे कि फोरेंसिक साइंस का यूज़ केस को सॉल्व करने में हो रहा है, तो क्या कोई ऐसे भी केसेस आपके सामने आए हैं जहाँ पर फोरेंसिक साइंस की नॉलेज को यूज़ करके क्राइम कर दिया गया हो? सर रिसेंटली अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस आया था। दिल्ली में एक जगह है नेहरू विहार, वहाँ पे एक फॉरेंसिक साइंस ग्रेजुएट जो अपने पार्टनर के साथ रह रही थी लड़की, उसने ही पूरा सेटअप किया। एंड उसके अलावा बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ कि फॉरेंसिक साइंस की इंटरनेट की नॉलेज ले करके लोग बॉडी को डिस्पोज करने के लिए कट करके डालते हैं, फिर सीमेंट डाल के कर देते हैं ताकि वो बॉडी डिके आसानी से हो सके। तो पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करती है तो सारे पहलुओं को देखती है। पर्टिकुलरली नेहरू विहार वाले केस में जब फॉरेंसिक साइंस ग्रेजुएट लड़की ने ये सारा इंसिडेंट किया और उसको लगा कि ये एक हम शो कर पाएंगे कि एक्सीडेंट है, सिलेंडर फट जाने की वजह से ब्लास्ट हुआ और उससे उस लड़के की डेथ हो गई। और एक्चुअली पुलिस 7-8 दिन तक, इफ़ आई करेक्टली रिमेंबर, जो मीडिया की रिपोर्टिंग थी, 7-8 दिन तक तिमारपुर थाने की पुलिस ने यही इन्वेस्टिगेशन की, ये एक एंगल है एक्सीडेंट का। फिर कहीं ना कहीं से उनको टिप मिली, फैमिली से कंप्लेन मिली, फिर उन्होंने सीसीटीवी खंगाले तो पता लगा कि एक कोई सिलेंडर जो सप्लाई करने वाला उसका एक्स बॉयफ्रेंड था, वो आया, सिलेंडर सेटअप किया इन्होंने, फिर ब्लास्ट किया ताकि वो बिल्कुल लगे कि सिलेंडर ब्लास्ट का केस है। अच्छा तो फॉरेंसिक की नॉलेज फॉरेंसिक साइंस स्टूडेंट ने करने की कोशिश की, ग्रेजुएट ने, जी। बट अल्टीमेटली मैंने वही बताया ना कि बैड इन्वेस्टिगेशन अगर होगी जहाँ पुलिस अपनी पूरी इक्विपमेंट, पूरी नॉलेज को यूज़ नहीं करती है। नहीं तो कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स केस नहीं है जहाँ पे अगर आपने अपनी नॉलेज को अच्छे तरीके से यूज किया और वो उससे रिजल्ट ना आए। सो रिजल्ट आते हैं, कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स केसेस होते हैं जहाँ पर कि नहीं मिलते। आपने देखे होंगे बहुत सारे केसेस में सीबीआई इंक्वायरी बहुत बाद में आती जी। है। और उस 2-4-3 महीने बाद भी जब पुलिस सीबीआई ऑफिसर्स पहुंचते हैं वो भी वहां से एविडेंस कलेक्ट करते हैं, वहां से उनको बुलेट मिल जाती है। तो देखने का एक नजरिया होता है जी। मतलब लाइक डॉक्टर हर्ष शर्मा है इंडिया के वन ऑफ द टॉप मोस्ट वन ऑफ द टॉप मोस्ट क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर है। तो कहते हैं कि फॉरेंसिक साइंस इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस, जी। विच इज नॉट वेरी कॉमन। कि उतना कॉमन नहीं है कि देखता तो मतलब हर आदमी है, लेकिन देखने का नजरिया क्या होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सच के पीछे का सच। जी। तो सर मैं बॉलीवुड के साथ आपकी एसोसिएशन जानना चाहता हूँ। सर ये एक बहुत ही अच्छा मोमेंट था जब हम लोग कोविड में सब लोग बैठे हुए थे खाली और ऐसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे थे तो मेरी प्रोड्यूसर जो मूवी हमने फर्स्ट की फॉरेंसिक, मानसी वागला एंड वरुण वागला का मैसेज है कि वो एक मूवी बना रहे हैं फॉरेंसिक। तो उन्होंने पहले बताया कि मूवी बना रहे हैं, तो मैंने कहा मूवी में तो मेरा क्या ही इंटरेस्ट है। तो उन्होंने मूवी का नाम फॉरेंसिक है, मैंने कहा मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि टर्म फॉरेंसिक जहाँ आ गया तो वहाँ पे इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। फिर हमने स्टोरी सुना, फिर तब तक हमें नहीं पता था कि कौन एक्टर एक्ट्रेस होंगे, तो बाद में पता लगा। फिर विक्रांत मैसी, राधिका आप्टे, प्राची देसाई, विंदु दारा सिंह, इन सब लोगों के साथ हमारी वर्कशॉप हुई। विशाल फूरिया जो क्रिमिनल जस्टिस भी लिख चुके हैं, डायरेक्ट किया उन्होंने, और इसके भी डायरेक्टर वही थे। सो उनके साथ हम लोगों ने मल्टीपल वर्कशॉप, ऑनलाइन मीटिंग की। फिर वो दिल्ली मेरी लैब में आए, हमने रोहित जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे या अजीत जो राइटर थे उनके साथ मल्टीपल सिटिंग की कि हम किस तरह से साइंटिफिक एविडेंस को दिखाएं। एंड विक्रांत जो है बहुत ही एक मतलब इतने डाउन टू अर्थ मैंने पर्सन नहीं देखे हैं, जो कि एक एक चीज़ को सीखना, बारीकी से करना,
वो सारी चीज़ें उन्होंने अपनी मूवी के अंदर डालने की कोशिश की जी। और हमने साइंटिफिक एनालिसिस के ऊपर शुरू की। ओके। जब हमने शूटिंग शुरू की तो स्टोरी में वो सारी टेक्निक दिखाई, मतलब बेसिक टेक्निक फिंगरप्रिंट डेवलपमेंट से लेके 3D स्कैनिंग, 3D प्रिंटिंग, DNA फिनोटाइपिंग, ऐसी टेक्निक जो इंडिया में नहीं है लेकिन वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, वो भी हमने मूवी में दिखाई ताकि लोगों को अवेयरनेस लगे और साइंटिफिक चीज़ों को दिखाएं। पर्टिकुलरली जब एक एक शॉट को ले रहे थे तो हमें ओरिजिनलिटी जो फॉरेंसिक साइंटिस्ट क्राइम सीन पे करता, क्योंकि विक्रांत का रोल ही फॉरेंसिक साइंस का था। एंड इतने मज़ेदार एक्टर हैं कि कई बार हम लोग को डर लगेगा फॉरेंसिक में ये आ गए तो बहुत अच्छे से एविडेंस को कलेक्ट करेंगे। सो वो सारी चीज़ों से करके हमने किया। फिर उसके बाद बॉलीवुड का सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद फिर मैंने राधिका से भी काफ़ी कन्वर्सेशन मेरी होती है, राधिका जी। आप्टे से कई प्रोजेक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं साथ में। जी। फिर हमें पूजा एंटरटेनमेंट वासु भगनानी ग्रुप से एक कॉल आया कि वो मूवी कठपुतली बना रहे हैं। सो कठपुतली में जो उनके डायरेक्टर थे रंजीत तिवारी, उनके साथ डिस्कशन हुआ और उसका क्राइम सीन बनाना, बॉडी को कैसे रैप करना है, पोस्टमार्टम हाउस में कैसे करना है, वो सारा कुछ किया। और अक्षय सर के साथ काफ़ी लंबा डिस्कशन रहा उसमें। तो कठपुतली में जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट का जो रोल करने वाले थे व्यक्ति, वो चीज़ों को ठीक नहीं कट कर पा रहे थे। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि आप ही कर दो। आपको भी ऑफर हो गया। तो मैंने ही किया वो रोल। तो अगर देखेंगे तो सिर्फ मेरा आप हेयर लाइन और आंखों से पहचान सकते हैं, मैं उतना ही उसमें फेस था। ओके। क्योंकि एक ही व्यक्ति हर तरह का एक्सपर्ट नहीं हो सकता जी है, जी जी। जो हम मूवी में देखते हैं। और उसके बाद फॉरेंसिक मूवी में ही मेरी जो इंडिया के फॉरेंसिक आइकन डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता जी जो जी। हैं, नरेंद्र गुप्ता जी हैं जो डॉक्टर सालुंके का रोल यस करते हैं। यस यस। उनको सीनियर एक्सपर्ट का रोल था, उनको Okay. पूरा इंडिया जानता है फॉरेंसिक के नाम से। जी। उनसे मुलाकात हुई। उसके बाद हमने कई सारे ऐसे काम किए साथ में मिलके। उसके बाद फिर हमने सेक्टर 36 आई, उसमें भी फॉरेंसिक के आप इम्पोर्टेंस को देखेंगे। आप ये आपका असुर 2, उसमें भी फॉरेंसिक की इम्पोर्टेंस देखे थे। तो इस तरह से फॉरेंसिक, अभी हमने रिसेंटली मूवी रिलीज की है एक, रात अकेली है पार्ट 2, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ, बंसल मर्डर्स। तो उसमें भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो भी आपको दिख रहे हैं रेवती मैडम के साथ, वो सारी मेरी लैब के ऑफिसर्स हैं। वो मेरी लैब में काम करते हैं। उन सबको एज एन एक्टर वहाँ पे दिखाया गया है ताकि वो अच्छे से कलेक्ट कर सके। सर जैसा कि हम देख रहे हैं आज के टाइम पे जो क्राइम करने के तरीके हैं वो बहुत डिफरेंट होते जा रहे हैं, या ये कह लीजिए आउट ऑफ द सिलेबस ही होता जा रहा है। तो जैसे हमने देखा कि हनीमून पे गए वहाँ मर्डर हो गया, या ब्लू ड्रम वाला केस था। तो आपके सामने क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और आप अपने आप को और अपनी टीम को इसके लिए कैसे तैयार कर रहे हैं? सर इंडियन फॉरेंसिक सिनेरियो जो क्राइम सीन का है ना, कम्प्लीटली बदलता जा रहा है। और उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट डिजिटल कंजम्पशन से हो रहा है कि हम जो चीज़ें देख रहे हैं कि ये चीज़ ऐसे हो सकती है। जैसे आप शुरू करिए, ये सारी चीज़ों की शुरुआत हुई आपके आफ्ताब श्रद्धा वाले केस से, जहाँ पे मई में बॉडी को पीसेस को कट के 35 पीसेस में कट करके फ्रिज में रखा और मल्टीपल इंटरवल में फेंका। नवंबर में जाके उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। सो वहाँ से लोगों को आइडियाज़ आने शुरू हो गए। लेकिन ऐसा नहीं था, ये बहुत पहले भी एक इंजीनियर ने देहरादून में किया था। अपने बॉडी को, अपने वाइफ की बॉडी को कट के डीप फ्रीजर बड़ा वाला ला के रखा था और फिर फेंका था। वो चीज़ें तब उतनी सेंसिटिव नहीं थी। और डिजिटल मीडिया आने की वजह से ना ऐसे क्राइम लोगों को पता लग रहे हैं। बहुत तरीके से क्राइम पहले भी होते थे, आज भी हो रहे हैं और आने वाले टाइम में भी होंगे। रूप उनके बदलते जाएंगे। आज की डेट में जो क्राइम है वो क्रिएटिव क्राइम लोग कर रहे हैं। जैसे मतलब सोचिए, एक कपल अच्छे से रह रहा है जी, दोनों का लव मैरिज है जी, हस्बैंड फॉरेन में रहता है, वो आता है, बॉयफ्रेंड के साथ प्लान होता है, उसको कट करके ड्रम में डाल के सीमेंट से करके और फिर बॉयफ्रेंड के साथ घूमने चले जाते हैं। जी। सोचिए साइकोलॉजी क्या होगी। सो ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, जहाँ की इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स जब क्राइम सीन पे जाते हैं, वहाँ पे जब हम क्राइम सीन पे पहुँचते तो हमें देखते हैं कि सब कुछ तो बड़ा नॉर्मल से लग रहा है, कुछ ऐसा है नहीं। अभी रिसेंट जो आप लोगों ने देखा होगा कि डकैती की दिखा करके उस लड़की ने दिखाया कि मर्डर कर दिया, जबकि वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। सब सोचिए पुलिस के पास क्या होता है कि एक लड़की जिसका पति डेड बॉडी पड़ी हुई है और वो रो रही है, तो शक शायद लड़की पे नहीं जाएगा। लेकिन सिनेरियो ऐसा नहीं है, सीन बदल चुका है। आप हनीमून पे जाकर के लोगों को प्लानिंग करके लाना वहाँ पे, सोचिए कितना साइकोलॉजिकली स्ट्रांग आदमी होगा। और वो वन टाइम क्रिमिनल है,
फर्स्ट क्राइम है उसका। जितने केसेस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सबके फर्स्ट फर्स्ट टाइम क्राइम है। ऑब्वियसली जी। और हम लोग बोलते हैं कि फर्स्ट टाइम क्राइम जब होता है वो आदमी प्लानिंग के साथ नहीं करता है, इम्पल्सिव हो जाता है। इम्पल्सिव हो जाता है। सो फर्स्ट टाइम क्रिमिनल की साइकोलॉजी कितनी स्ट्रांग है, वो कितने प्लानिंग के साथ काम कर रहा है कि वो नहीं पकड़ा जाएगा। और ऐसे शायद बहुत केसेस होंगे जिसमें नहीं पकड़े गए होंगे। अच्छा, कुछ केसेस हैं जो पकड़े गए, बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जो मीडिया में नहीं आए, शायद नहीं पकड़े गए हों, उनको उसी बेसिस पे छोड़ दिया गया हो कि हाँ जी सुसाइड ही होगा, हो जी एक्सीडेंटल मर्डर ही होगा। तो चैलेंजेस जो आ रहे हैं पुलिस के पास, पुलिस को सोसाइटी का भी देखना है कि हाउ आवर सोशल सिस्टम वर्क, कि हमारा समाज किस तरह से काम कर रहा है, और उस समाज में जो ये क्राइम आ रहे हैं इनको इन्वेस्टिगेट कैसे करें, क्योंकि उनके लिए इन्वेस्टिगेशन पूरा तरह से आउट ऑफ द सिलेबस हो जाता है। सो आउट ऑफ द सिलेबस क्राइम को सॉल्व करने के लिए उनको आउट ऑफ द सिलेबस क्राइम की सोचना पड़ता है। टेक्निक भी यूज करनी पड़ती है, जिसमें कि डिजिटल फॉरेंसिक एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अगर आप अपनी ब्राउजर हिस्ट्री में देखते हैं, आप किस तरह के वीडियो वॉच करते हैं, तो वहाँ से किस तरह की प्लानिंग करते हैं, वो सारी चीज़ें पता लग जाती है। और ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ पे कि बोला जाता है, पर्टिकुलरली हॉस्टल्स में जब बच्चों की डेथ हो जाती है स्टूडेंट्स की, तो कहते हैं पेरेंट्स कि नहीं जी मर्डर है। जब उनकी ब्राउजर हिस्ट्री देखते हैं, यूट्यूब वॉच की हिस्ट्री देखते हैं, तो उसमें वो लिखते हैं कि हाउ टू कमिट द सुसाइड, सुसाइड कमिट कैसे करें। तो वो सारी चीज़ें पुलिस को एक सपोर्टिव एविडेंस, कोरोबोरेटिव एविडेंस की तरह हेल्पफुल होता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो इन्वेस्टिगेशन अब सिर्फ थर्ड डिग्री वाला नहीं रह गया है कि पकड़ा किसी को, सस्पेक्ट को, उसको मारा पीटा और कबूल करवा लिया। अब आपको साइंटिफिक तरीके से उस केस को सॉल्व करना है। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसी चीज़ें आ रही हैं, और क्राइम का रूप रोज ही नए तरह का क्राइम आपको देखने को मिलेगा जो कि एक्चुअली आउट ऑफ द सिलेबस। जी। थैंक यू तो सो सर मच। आप लोग अपने आप को कैसे अपग्रेड करते हैं? मीन्स जैसे कोई नया केस आया, तो केस आता है तभी आप उस पर दिमाग लगाते हैं, या पहले से भी आप लोगों का कोई प्रिपरेशन होता है कि इस तरह की भी चीज़ें हो सकती हैं? सो इसीलिए मैंने डिस्कस किया था प्रिवेंटिव फॉरेंसिक, कि प्रिवेंटिव फॉरेंसिक की क्या, अगर हम कोई चीज़ नई चीज़ ला रहे हैं कॉर्पोरेट में, तो क्राइम किस तरह से हो सकता है। जैसे कोविड के टाइम में आपने देखा होगा कि मैक्सिमम केसेस आते थे मून लाइटिंग फ्रॉड के। सो जब मून लाइटिंग फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट करना है, तो बीइंग इन अ कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेटर, उसकी ग्रेवेंस टीम या उसकी रिस्क कंट्रोल मैनेजमेंट टीम क्या काम करे, तो उनके लिए हमें उनको प्रिपेयर करना है कि अगर कोई इंटरव्यू दे रहा है तो उसकी लिपसिंग प्रॉपर हो रही है कि नहीं, वॉइस आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, रैंडम कॉल कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हैं। सो ऐसे जो केसेस होते हैं वहाँ पे हम एक सेट प्रिंसिपल बना करके काम कर सकते हैं। लेकिन जो आप ट्रेडिशनल क्राइम जो आजकल हमारी सोसाइटी में हो रहे हैं, उसके लिए पुलिस के लिए हर केस अपने आप में नया और यूनिक होता है। हर केस से कुछ सीखते हो? हर केस से हमें नया होता है, हर केस कभी भी रिपीटिशन नहीं होता है। जी। इवन अगर हम सीरियल किलर की भी बात करते हैं तो उसमें भी उनका पैटर्न सेम होता है, हाँ लेकिन मोडस ऑपरेंडी डिफरेंट। जी जी। मतलब काम जगह कई बार अलग तरह की होती है। हो सकता है कि उनके विक्टिम एक जैसे हों, उनका मारने का तरीका एक जैसा हो, लेकिन एविडेंसेस कई बार डिफरेंट रूप लेते हैं। सो वहाँ पे जब इस तरह के क्राइम आते हैं तो पुलिस के लिए डेली ही लर्निंग का है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कोई ऐसा ABCD कुछ एक ऐसा प्रिंसिपल बना लिया 2+2=4 और वो लग जाकर उस क्राइम सीन पे लगा दिया। क्योंकि क्राइम सीन आजकल वर्चुअल रियलिटी पे भी हो रहे हैं, आजकल क्राइम सीन डिजिटल स्पेस में हो रहे हैं। और क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए पहले तो क्या होता था कि पुलिस ऑफिसर गए, फोटोग्राफ लिया, वीडियो भी नहीं कई बार होते थे, फोटोग्राफ लिया और उसी फोटो लगा दी 4-5 केस फाइल में, उसमें इन्वेस्टिगेशन। आज की डेट में क्राइम सीन पूरा 3D स्कैन होता है। अच्छा। कि अगर कल को कोर्ट को देखना है कि पर्टिकुलरली इस माइक्रोफोन का डायमीटर कितना है, तो वो मेजर कर सके कोर्ट रूम में। ओके। सो इस तरह के एडवांस टेक्निक यूज कर रहे हैं ताकि क्योंकि इंडिया में जब हम क्राइम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मल्टीपल टाइम चेंज हो जाते हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल। बहुत बार चेंज सही हो बात, जाते हैं। आयुष। तो पुराना आईओ ने क्या काम किया है, नए आईओ उसको कैसे कोरोबोरेट करे, उसके लिए ऐसे जो क्राइम सीन स्कैनिंग, क्राइम सीन रिकॉर्डिंग के मेथड्स हैं वो बहुत हेल्पफुल है। तो इस तरह से उनको रिकॉल होता है, बिकॉज दिस इज अ डिजिटल एविडेंस। जब डिजिटल एविडेंस है उनके पास और एक वीडियो है, तो कोई दोबारा ऐसा केस आएगा तो नहीं, उस केस में तो ऐसी चीज़ आई थी, ये इंजरी ऐसी थी, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है। सो ये सारी चीज़ों से पुलिस अपने आप को प्रिपेयर करती है, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करती है। बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, नए टाइप के क्राइम दूसरी कंट्री में क्या हो रहे हैं। जैसे सेम क्राइम हम जो बात कर रहे हैं आफ्ताब श्रद्धा की इंडिया में हुआ था, एट द सेम टाइम सिमिलर क्राइम जो है इंडोनेशिया में भी हुआ था।
तो इंडोनेशिया का एक मेडिसिन के एक्सपर्ट था, उन्होंने वो फोटोज़ मेरे साथ शेयर की कि डॉक्टर कैन यू गिव सम इनपुट। सो आई सेड कि हमारे कंट्री में भी एक ऐसा ही क्राइम हुआ है। तो जो लोगों ने इस केस की इन्वेस्टिगेट किया था उनके साथ उनके कोरोबरेट, तो साइंटिफिक कम्युनिटी की कोरोबरेशन में वर्कशॉप कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू नॉलेज शेयरिंग करके अपग्रेड करते हैं। अल्टीमेटली कल नहीं पता है कि कल कौन सा क्राइम आउट ऑफ द सिलेबस आ जाएगा हमारे सामने। बिल्कुल सर। इन्वेस्टिगेट करना है उसको जी। विद इन द सिलेबस ला Yes. के। राइट थैंक यू सो मच सर। सर, हजारों केसेस आपने बिल्कुल। सॉल्व किए, तो अगर हम सब डिस्कस करने लगे तब तो फिर उसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई होंगी आपके साथ जो हम शेयर कर सकते हैं, लेकिन सर हमारे पास टाइम लिमिट है। तो अभी हमारा एक सेक्शन होता है सर रैपिड फायर का। 5 क्वेश्चन मोहित जी पूछेंगे, 5 क्वेश्चन मैं पूछूंगा। तो मोहित जी स्टार्ट करें आपसे। यस सर। सर आप इस फील्ड में कैसे आए, बाई चॉइस या बाई चांस? मैं बाय चॉइस आया। फॉरेंसिक साइंस आपके लिए पैशन है या प्रोफेशन है? पैशन एंड इथिकल प्रोफेशन। आपकी सुबह की शुरुआत कैसे होती है सर, कॉफ़ी से या केस से? केस से होती है। सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा टाइम लूँगा क्योंकि रैपिड फायर है, तो मैं सारे अपने दर्शकों जो आउट ऑफ सिलेबस में देख रहे हैं उनको बोलूँगा कि सुबह उठते ही सबसे पहला काम कीजिए कि आप अपने जितने भी डिजिटल डिवाइसेज हैं उनको अपडेट पे डालिए, कि कौन सा अटैक आपकी डिवाइस ऑन होते ही आ सकता है ये आपको नहीं पता है। सो अपने डिवाइसेस को अप टू डेट रखना बहुत ज़रूरी है, डिजिटल सिक्योर रहना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, किस तरह का जो क्राइम है, 2 तरह के क्राइम हैं, एक है इम्पल्सिव और एक है प्री प्लान, तो कौन सा इजीली सॉल्व हो जाता है? प्री प्लान क्राइम इजीली सॉल्व हो जाता है। इम्पल्सिव में कई बार नहीं पता होता कि क्या नेचर है, किस तरह से क्राइम कंडक्ट हो गया है। थैंक यू सर। मेरे कुछ सवाल हैं सर। आज का क्रिमिनल जो है ज़्यादा एजुकेटेड है या डेस्परेट है? डेस्परेट ज़्यादा है। डार्क वेब मिथ है या रियल डेंजर है? ये डेंजर है एंड ट्रुथ है आज की डेट में। CSI इफेक्ट हेल्पफुल या हार्मफुल फॉर रियल फॉरेंसिक वर्क? हेल्पफुल फॉर फॉरेंसिक एक्सपर्ट एट सम एक्सटेंट। लैब वर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या क्राइम सीन विजिट? क्राइम सीन विजिट फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद अगर प्रॉपर तरीके से एविडेंस कलेक्ट करते हैं तभी लैब वर्क अच्छे से हो सकता है। और फॉरेंसिक रिपोर्ट लिखना बोरिंग काम है या मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि हमारी जो लिखी हुई रिपोर्ट है वही जुडिशियल ऑफिसर कोर्ट में पढ़ पाएंगे। अगर उसमें हमने थोड़ी सी भी बोरियत दिखाई, थोड़ा सा भी हमने गलती की, तो किसी के साथ बहुत बड़ा इनजस्टिस हो सकता है। सर लास्ट में हमारा एक सेशन है गुरु मंत्रा। तो सर जैसे कि आपने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों से सावधान रहने के लिए बोला है, तो फाइनली हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स को आप एक गुरु मंत्र दें जिससे कि वो अपनी लाइफ को सेफ रखें, अपने आसपास रिश्तेदारों को सेफ रखें और कोशिश करें कि हम लोग इस तरह के किसी ट्रैप में ना फंसें। सो सभी दर्शक जो आउट ऑफ द सिलेबस का ये एपिसोड देख रहे हैं, आप सब लोगों को 2 तरह की दुनिया मिलेगी। एक है वर्चुअल दुनिया, डिजिटल दुनिया जिसको हम बोलते हैं, और एक है फिजिकल दुनिया। सो डिजिटल दुनिया के जितने भी क्राइम हैं उसमें आपको बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें कोई फेस नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। वो आपको किस तरह से ट्रैप करेगा, आपको किस तरह से अपने जाल में फंसाएगा, आपको भी नहीं पता लगेगा। सो ऐसा कोई भी क्राइम ऑफर या कोई भी चीज़ आपके पास आती है तो आप ज़रूर शेयर करें अपने लोगों के साथ। हो सकता है कि ऐसा कोई क्राइम और सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न उसके पास आया हो, तो इससे आप ऐसे क्राइम से बच सकते हैं। और ऐसा कोई क्राइम हो जाता है तो आप ज़रूर शेयर करें अपने कलीग के साथ और सजेशन लें जो भी अपने लोगों के साथ, क्योंकि हम ग्रीड के चक्कर में आके किसी को बताते नहीं हैं कि ये हमें मिलने वाला है। हम सब लोग सोचते हैं कि जो हमारे ईमेल में फॉर्च्यूनर की चाबी आई है वो हमारे घर आएगी जब हम 3556 रुपये उसमें डाल देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इस तरह की चीज़ें आपके बैंक अकाउंट को पूरी तरह से खाली कर सकती हैं, और इस तरह की चीज़ों से आपको अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, सबको ही एक सचेत रखने की ज़रूरत है। बात करते हैं हम फिजिकल की। जब फिजिकल क्राइम होता है तो ऐसा कोई क्राइम अगर आपके आसपास होता है तो उसमें क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करना, पुलिस को टाइमली इन्फॉर्म करना और जितनी भी चीज़ें हैं उनको अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करना आपकी एक जिम्मेदारी बनती है भारत का नागरिक होने के नाते। और पुलिस को वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करना, कई बार हम इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करते हैं कि हम क्यों पढ़ें इस केस में, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो केस के लिए हेल्पफुल हो सकती है तो ज़रूर दें। एंड लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, हर एक क्राइम से बचने के लिए आपको रोज़ सीखने की ज़रूरत है। तो हंगर ऑफ लर्निंग बहुत ज़रूरत है। रोज़ सीखें, रोज़ कुछ नया सीखें। शायद वर्चुअल दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं जिसको हम सीख सकते हैं, तो उसमें से हमें गुड और बैड को देखना है।
सो हमें गुड वॉच रखना है इन वर्चुअल दुनिया की बहुत सारी बैड वॉच के बजाय। थैंक यू सो मच सर। मतलब हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हम आउट ऑफ सिलेबस के तीसरे पॉडकास्ट में इंडिया के टॉप फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ बैठे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनविटेशन। हमने एक इनविटेशन भेजा आपको, आपने एक्सेप्ट कर लिया, उसके हम लोग बहुत थैंकफुल हैं। और इसका कोई एंड नहीं है, हम लोग ऐसे ऐसे फील्ड को एक्सप्लोर करेंगे। हम लोग आज भी 10th पास किए, उसके बाद इंजीनियरिंग मेडिकल की तरफ दौड़ जाते हैं, लेकिन कई ऐसे फील्ड हैं जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड हैं। हम लोग ऐसे ही चीज़ों को आपके लिए इस पॉडकास्ट पर लेकर आएंगे। अगर इस पॉडकास्ट से आपको थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिले, नई चीज़ें जानने को मिले। अगर अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम ऐसी चीज़ें और लेकर आएंगे आपके लिए। और तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।